हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजा रमन्ना ने स्वयं को इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया है। तो वो कौन सा क्षेत्र है स्टूडेंट्स? उस क्षेत्र को हमें इन चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि जिस क्षेत्र में वो प्रतिष्ठित हुए थे। ए बागवानी, बी कृषि, सी लेखन और डी परमाणु विज्ञान। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं और अपना आंसर जरूर मैच करें कि वो सही है या गलत है। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी परमाणु विज्ञान स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि डॉक्टर राजा रमन्ना ने स्वयं को जो परमाणु विज्ञान का जो क्षेत्र था उसमें प्रतिष्ठित किया था। तो इनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो राजा रमन्ना है 28 जनवरी स्टूडेंट्स 28 जनवरी 1925 को कर्नाटक के तुमकुर जो क्षेत्र है या जो कह सकते हैं आपका जिला है, वहाँ पर डॉक्टर राजा रमन्ना का जन्म हुआ था स्टूडेंट्स। और 18 मई स्टूडेंट्स याद रखें, 18 मई 1974 को स्टूडेंट्स राजस्थान के पोखरण में पहला हमारा भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था स्टूडेंट्स, जिसमें डॉक्टर राजा रमन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हमारा पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था और जिसमें राजा रमन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसे एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट माना गया या कहा गया। ये जो विस्फोट था, परमाणु विस्फोट, इसको शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बोला गया या कहा गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और एक दिलचस्प कह सकते हैं नाम दिया गया इस शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट को, एक कोड दिया गया, दिलचस्प कोड कह सकते हैं हम, जिसका नाम था स्टूडेंट्स स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि इसका मतलब होता है मुस्कुराता हुआ बुद्धा। चूँकि देखा जाए तो स्माइलिंग बुद्धा जो नाम दिया गया था इस पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण का, वो इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो परीक्षण हुआ था, ये परीक्षण महात्मा बुद्ध की जयंती के दिन हुआ था स्टूडेंट्स। इसलिए इसका जो दिलचस्प जो कोड दिया गया वो स्माइलिंग बुद्धा था स्टूडेंट्स। तो राजा रमन्ना हमारे एक भौतिक विज्ञानी थे। तो स्टूडेंट्स इन्होंने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कार्य किया है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है। तो जो प्रत्येक रंध्री छिद्र होता है वो किन के द्वारा रक्षित होता है? तो चार ऑप्शन हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए गौण कोशिकाओं द्वारा रक्षित होता है, बी अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा रक्षित होता है, सी ट्राइकोम द्वारा रक्षित होता है, या डी रक्षक कोशिकाओं द्वारा रक्षित होता है, जो रंध्री छिद्र होता है। तो स्टूडेंट सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी रक्षक कोशिकाओं। तो जो प्रत्येक रंध्री छिद्र होता है वो स्टूडेंट्स रक्षक कोशिकाओं द्वारा
रक्षित होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि जो रक्षक कोशिकाएं हैं ये पौधों की एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं। पौधों की एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं जो रंध्र की रक्षा करती हैं। जो स्टूडेंट्स रंध्र की रक्षा करती हैं, इनका कार्य होता है रंध्र की रक्षा करना। और रंध्र जो हैं स्टूडेंट्स एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। जो रंध्र होते हैं वो स्टूडेंट्स एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो पौधों में पानी, इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि पौधों में पानी और जो गैसें होती हैं, ठीक है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, वो इन्हीं की अनुमति से होता है। ठीक है ना, यानी कि जो पौधों में पानी और जो गैसों के आदान प्रदान की जो अनुमति देते हैं वो कौन देते हैं स्टूडेंट्स? वो रंध्र देते हैं। रंध्र के ही माध्यम से होता है ये पानी और गैसों का आदान प्रदान। और इसके एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो रक्षक कोशिकाएं हैं ये सुरक्षा करती हैं स्टूडेंट्स। ये जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं ये सुरक्षा करती हैं, साथ ही स्टोमेटा के खुलने, स्टोमेटा जो होता है जिसे रंध्र कहा जाता है, खुलने और बंद होने को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये नियंत्रित करते हैं। ये नियंत्रित करते हैं। कौन करते हैं स्टूडेंट्स? रक्षक कोशिकाएं नियंत्रित करती है, जिनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो भी मैंने इससे रिलेटेड जानकारी दी है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन करके आता है तो ज़रूर उसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि पादप कोशिकाओं में अंतराकोशिक संयोजन कहलाते हैं। तो पादप कोशिकाओं में अंतराकोशिक संयोजन क्या कहलाते हैं? तो 4 ऑप्शनों में से हमें सही आंसर सेलेक्ट करना है। सही आंसर क्या है? ए सूक्ष्म तंतुक कहा जाता है, बी जीव द्रव्य तंतु कहा जाता है, सी मध्य पटलिका कहा जाता है, या डी टोनोप्लास्ट कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी जीव द्रव्य तंतु कहा जाता है स्टूडेंट्स। जो पादप कोशिकाओं में अंतराकोशिक संयोजन है उसको स्टूडेंट्स बोला जाता है जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं या कहा जाता है स्टूडेंट्स। जीव द्रव्य तंतु को स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखें कि जीव द्रव्य तंतु को प्लाज्मोडेस्मेटा भी बोला जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा, इसकी स्पेलिंग मैं लिख देता हूं आपके लिए, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा भी कहा जाता है। और इसकी खोज जो है वो टैगली ने सन 1879 में की थी। टैगली के द्वारा इसकी खोज की गई थी, 1879 में इसकी खोज की गई थी। और इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन स्टूडेंट्स स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था। स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था सन 1901 के आसपास। अब जो जीवद्रव्य तंतु होते हैं या जिन्हें स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कहते हैं, ये स्टूडेंट्स ये गर्त में उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रखें, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? ये गर्त में उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, एक कोशिका का कोशिका द्रव्य, एक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है वो दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है स्टूडेंट्स, एक दूसरे के संपर्क में रहता है। और भी मैं बता दूं इसके बारे में, थोड़ी बहुत और जानकारी है मेरे पास कि जीवद्रव्य तंतु की उत्पत्ति, जो ये जीवद्रव्य तंतु है इसकी जो उत्पत्ति की बात की जा रही है, इनकी उत्पत्ति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है स्टूडेंट्स ईआर। इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदीप्य जालिका कहा जाता है। तो जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा जिसे बोला जाता है, इसकी उत्पत्ति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो कार्य करते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदीप्य जालिका। और प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा स्टूडेंट्स कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इससे रिलेटेड तो उसे बिल्कुल आप माइंड में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
कि उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री के भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो उन जीवीय कारकों की हमें पहचान करनी है जिनके द्वारा क्या होता है, जो खाद्य सामग्री का जो हम भंडार करते हैं तो उसको वो क्षति पहुंचाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें सही आंसर सेलेक्ट करना है। ए ऑप्शन है सिर्फ कृंतक, पक्षी, पशु। बी सिर्फ खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम। सी सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर, फफूंद। और डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर आपको नोट डाउन करना है। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? तो इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जो भी खाद्य सामग्री का जो हम भंडारण करते हैं तो उस दौरान उसको क्षति पहुंचाने वाले जो जीवीय कारक होते हैं वो स्टूडेंट्स ये सभी होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके कृंतक, पक्षी और पशु भी आ जाते हैं, ठीक है ना। खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम भी आ जाते हैं, साथ ही साथ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर और फफूंद भी आ जाते हैं। तो ये उपयुक्त सभी सारी चीज़ें जो होती हैं वो खाद्य सामग्री के भंडारण के दौरान क्या करते हैं स्टूडेंट्स? क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि वर्ण लेखकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है? यानी कि वर्ण लेखकी जिसे क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, मतलब उसका अगर हम उपयोग करते हुए तो यहाँ पर कुछ मिश्रण दिए गए हैं, तो कौन सा जो मिश्रण है उसको हम अपने घटकों में पृथक कर सकते हैं? ए स्पिरिट तथा जल, बी दूध तथा चीनी, सी समुद्री जल और डी है औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना जो है तो उसको हम अपने घटकों में क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। और किसका उपयोग करके? ये आपका वर्ण लेखकी का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? औषधियाँ सम्मिलित जो रक्त नमूना है उसको अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है स्टूडेंट्स। अब क्रोमेटोग्राफी को पहली बार स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सन 1886 के आसपास इटली में एक वैज्ञानिक जन्मे थे जिनका नाम था मिखाइल तसेवेट। इनके द्वारा इसको खोजा गया था स्टूडेंट्स। क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखकी को खोजा गया था इनके द्वारा स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और इन साइंटिस्ट का नाम भी ध्यान में रखें। तो जो वर्ण लेखकी है वो एक स्टूडेंट्स भौतिक विधि है। इस चीज़ का ध्यान में रखें, ये एक भौतिक विधि है। यह रासायनिक पदार्थों के मिश्रण को अपने व्यक्तिगत जो घटक होते हैं, व्यक्तिगत घटकों में क्या कर देती है? अलग कर देती है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का कि धारा की इकाई निम्न होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि धारा की इकाई कौन सी होती है। ए एम्पियर, बी कूलाम, सी वोल्ट और डी वाट। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर हमें सिलेक्ट करना है कि सही ऑप्शन क्या है कि धारा की इकाई क्या होती है। तो सही आंसर आप नोट डाउन करें क्योंकि अब हम देखने वाले इसका आंसर। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जो धारा होती है, इसकी धारा की जो इकाई होती है वो होती है स्टूडेंट्स एम्पियर। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो ये विद्युत धारा होती क्या है, तो इसकी भी मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको कि विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश की हम बात कर रहे हैं, तो विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में या गति में होने पर उसे विद्युत धारा कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको क्या बोल दिया जाता है? विद्युत धारा कह दिया जाता है। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि आवेश के प्रवाह की दर, जो आवेश है उसके प्रवाह की दर को ही क्या कह दिया जाता है स्टूडेंट्स? विद्युत धारा कहा जाता है। उसी को ही विद्युत धारा बोला जाता है।
और इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है स्टूडेंट्स एम्पियर होता है। इस चीज को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले के समीप निर्मित होते। तो जो ऑक्सीजन के जो बुलबुले होते हैं वो किस इलेक्ट्रोड के समीप निर्मित होते हैं? तो यहाँ चार ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए, दोनों सिरों पर, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों सिरों पर, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर कह रहे हैं। बी, धनात्मक सिरे पर यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर। सी, किनारों पर। और डी है ऋणात्मक सिरे पर यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर। तो हमें देखना है कि जो ऑक्सीजन के जो बुलबुले होते हैं वो किस सिरे की ओर निर्मित होते हैं। तो सही आंसर अब हम देखने वाले हैं और आप जल्दी से अपना आंसर नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी धनात्मक सिरे पर। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस घटना को स्टूडेंट्स बोला जाता है जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन बोला जाता है इसको। इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, इस घटना को जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है। और जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निर्मित होती है। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो स्टूडेंट्स नेगेटिव टर्मिनल पर एकत्रित होती है। ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर एकत्रित होती है, निर्मित होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा यदि यह है, यानी कोई निकाय है, कोई पिंड है और वो विश्राम अवस्था में कहलाएगा। किस कंडीशन में वो विश्राम अवस्था में कहलाएगा, वो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। वो यानी उसी कथन का सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है जो ये बता दे कि जो निकाय है वो विश्राम अवस्था में कहलाएगा। तो उस कथन का हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है, अपने उत्तर के रूप में चुनना है हमें स्टूडेंट्स। तो ए है समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है, वो निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा। बी, दूसरे गतिशील निकाय के साथ समान गति से चलता है। सी, समय के साथ धीरे धीरे चलता है। या डी, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। तो सही आंसर आपको चुनना है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से चुन लें आप अपना सही आंसर, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं इसका। आपको हम आंसर बताने वाले हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, कि समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। यानी अगर कोई निकाय है या कोई पिंड है, अगर कोई निकाय है और कोई पिंड है और वो अपनी स्थिति में क्या नहीं करे, स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है स्टूडेंट्स, तो इसका अर्थ है कि वह जो निकाय है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो निकाय विश्राम अवस्था में है। यानी इस चीज को ध्यान में रखें कि यदि किसी निकाय या पिंड में समय के साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वो निकाय स्टूडेंट्स कहलाता है विश्राम अवस्था में। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि जाइलम एवं फ्लोएम है, कि यहाँ पर जो जाइलम और जो फ्लोएम की बात की जा रही है वो क्या है, इनको क्या कहा जाएगा, इनको क्या कहा जाता है। ठीक है ना। ए, सहायक ऊतक कहा जाएगा इनको। बी, वर्धन ऊतक कहा जाएगा। सी, रक्षी ऊतक कहा जाएगा। या डी, चालन ऊतक कहा जाएगा। तो इनको क्या कहा जाएगा, जाइलम और फ्लोएम को। ठीक है ना। मैं आपको एक हिंट बता दूं कि जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये स्टूडेंट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इनको क्या कहा जाएगा, उसके लिए आप आंसर इसका नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, चालन ऊतक कहा जाएगा। इनको चालन ऊतक कहा जाता है। जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं स्टूडेंट्स ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना। पौधों में अगर हम बात करें तो दो अलग अलग प्रकार के परिवहन ऊतक होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के परिवहन ऊतक होते हैं जिनको बोला जाता है जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। अब जो जाइलम होता है स्टूडेंट्स, जो जाइलम होता है ये क्या करता है, ये पानी को, जो पानी होता है वो पानी को जड़ों से पत्तियों में, यानी कि जो जड़ होती हैं जड़ से अवशोषित करके उसे कहाँ पहुँचाने का कार्य करता है, पत्तियों में पहुँचाने का कार्य करता है, या
या पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, फ्लोएम की बात करते हैं, जो फ्लोएम होता है ये पत्तियों में जो भोजन बन जाता है, पत्ती में जो भोजन बनता है, ठीक है ना, उस भोजन को जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, पौधे के जो बाकी के हिस्से होते हैं उनमें परिवहन करने का कार्य करता है फ्लोएम। इस चीज़ को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। तो ध्यान में रखेंगे आप ये चीज़ को कि जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये स्टूडेंट चालन ऊतक होते हैं, ठीक है। और इनके कार्य भी मैंने आपको बता दिए, तो इनको याद रखें और इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन करके आता है तो उसे जरूर सॉल्व करें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है। तो वो किस अवधारणा पर आधारित होता है? तो इन चार ऑप्शन में हमें देखना है स्टूडेंट्स। ए परावर्तन, बी बहुलित परावर्तन, सी अपवर्तन और डी प्रकीर्णन। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी बहुलित परावर्तन। तो जो बहुमूर्तिदर्शी जो है वो बहुलित परावर्तन की अवधारणा पर आधारित है। इस चीज को ध्यान में रखें, बहुलित परावर्तन की अवधारणा पर आधारित होता है कौन? बहुमूर्तिदर्शी। इस चीज को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट करते हैं कहलाते हैं। मतलब उन यौगिकों को क्या कहा जाता है? जो रोगजनक जीवाणु होते हैं उनके विकास को नष्ट करने का कार्य करते हैं, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ए कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, बी फॉस्फोलिपिड कहलाते हैं, सी प्रतिजैविक कहलाते हैं या डी टीका कहलाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? तो आंसर देखने से पहले जल्दी से आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी प्रतिजैविक कहलाते हैं स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो उन ऐसे यौगिकों को जो रोग कारक जीवाणु के विकास को नष्ट करते हैं, उनका विकास रोक देते हैं, उनका विकास स्टॉप कर देते हैं, उनके डेवलपमेंट को स्टॉप कर देते हैं, तो उनको बोला जाता है प्रतिजैविक कहा जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखें, प्रतिजैविक बोला जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिजैविक वे यौगिक होते हैं स्टूडेंट्स, जो प्रतिजैविक होते हैं, ठीक है ना, वे यौगिक होते हैं जो रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जो रोगजनक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करके शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं हमारे शरीर को। तो स्टूडेंट ध्यान रखें आप लोग कि जो यौगिक होते हैं जो रोगजनक जीवाणुओं के विकास को नष्ट करने का कार्य करते हैं उनको स्टूडेंट्स बोला जाता है प्रतिजैविक कहा जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो उस कच्चे माल जो बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो चार ऑप्शन में से हमें उस कच्चे माल को सिलेक्ट करना है जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ए ऑप्शन है भोजन है क्या वो, बी CO2 है, सी जल है या डी सूर्य का प्रकाश है। तो इनमें से हमें सही आंसर सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स। आंसर बताने से पहले अपना आंसर जरूर नोट डाउन करते जाएं स्टूडेंट्स, और वीडियो को लास्ट में जरूर देखना है आपको कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसका आपको जरूर पता चलेगा। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, आप भी अपना आंसर मैच कर लें। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए भोजन। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जो भोजन है वो पशुओं की कोशिकाओं, यानी कि जो भोजन होता है ये पशुओं की कोशिकाओं के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को क्या करता है? प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो भोजन है वही क्या है? आपका कच्चा माल है जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। कि मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है, कि मानव के शरीर में हमें देखना है कि वह कोशिका, इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि वो कौन सी कोशिका होती है जो अमीबा के आकार की होती है। यानी कि अमीबा का आकार कैसा होता है स्टूडेंट्स? अनियमित होता है, ठीक है, इरेगुलर शेप होता है। तो अमीबा के आकार की कौन सी कोशिका होती है? तो ए है तंत्रिका कोशिका है क्या वो, बी लाल रक्त कोशिका है क्या वो, सी श्वेत रक्त कोशिका है क्या वो, या डी पेशीय कोशिका है।
तो सही आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर जरूर नोट डाउन करते जाएं। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, श्वेत रक्त कोशिका जो है वो मानव देह में वह कोशिका है जो स्टूडेंट्स अमीबा के आकार की होती है, अमीबा के आकार की होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो वाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं या कॉर्पकल्स होती हैं, उनका जो शेप होता है वो स्टूडेंट्स अमीबा के आकार का होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और इनका जो निर्माण होता है, जो वाइट ब्लड कॉर्पकल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनका जो निर्माण होता है वो स्टूडेंट्स निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और इनका जो जीवन काल होता है स्टूडेंट्स वो 2 से 4 दिन होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।